राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनईपी 1968 के भी नाम से जानते हैं। यह जो क्वेश्चन है बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो क्वेश्चन है बहुत बार 16 मार्क्स में बीएड में पूछी गई है। चलिए हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम लोग इसका उद्देश्य जानेंगे, फिर हम लोग इसके महत्व क्या है वो जानेंगे, फिर हम लोग उसका निष्कर्ष क्या है वो देखेंगे। हम लोग इसमें इसकी कमियां भी देखेंगे कि इस नीति में क्या क्या कमियां थी और उसे कैसे सही किया गया वो भी देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आजादी के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि देश के विकास के लिए एक संगठित और समान शिक्षा नीति की आवश्यकता होनी चाहिए। जो भारत सरकार थी वो सोची कि जो भारत में समान शिक्षा नीति आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी तरह की पढ़ाई हो रही है, किसी तरह से शिक्षा दिया जा रहा है भारत में, और कहीं पे किसी तरह से शिक्षा दी जा रही है। ये जो शिक्षा की जो नीति है वो समान होनी चाहिए और समान लागू होनी चाहिए पूरे भारत में। 1964 में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग बनाया। 64 में भारत सरकार ने क्या किया था, उच्च स्तरीय आयोग बनाया था। उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग, जिसे 1964 से 1966 के बीच में बनाया था। इसके अध्यक्षता डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी कर रहे थे। इस आयोग ने लगभग 2 साल तक देश में भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार की, जिससे शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और समाधान सुझाए गए। इस आयोग में जो बड़े बड़े अधिकारी थे शिक्षा से संबंधित, उन्होंने क्या किया, उनका एक ग्रुप बना और वे यूनिवर्सिटी में मिले, कॉलेजेस में गए, बहुत सारे स्कूल में गए, बच्चों के साथ बैठे। उन्होंने शिक्षा में जो जुड़ी समस्याएं थी, उन्होंने उस समस्याओं पर ध्यान किया, गौर किया और उसे सुधारने का प्रयास किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। जो कोठारी आयोग था उसी के आधार पर 1968 की पॉलिसी थी वो बनाई गई। चलिए हम लोग इस नीति के उद्देश्य जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों बनाया गया, क्या ऐसा था। इसका उद्देश्य था समानता लाना, ताकि सभी जगह समानता रहे, सभी वर्गों में समानता रहे, वो अमीर हो या गरीब हो, वो शहरी हो या ग्रामीण के लोग हो, सभी को समान शिक्षा के अवसर मिलना चाहिए। ये उसका मेन उद्देश्य था। चलिए अगला है पॉइंट, गुणवत्ता। गुणवत्ता में सुधार लाने चाहिए। जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लिया जाना चाहिए। विद्यार्थी तार्किक, वैज्ञानिक और नैतिक रूप से मजबूत बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दे दिया जाए, नहीं, बच्चों को तार्किक बनाना चाहिए, वैज्ञानिक गुण देना चाहिए, उन्हें नैतिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि बच्चे हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा के माध्यम से विभिन्न भाषा, जाति, धर्म को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना इनका मूल उद्देश्य था, कि राष्ट्र में एकता भी आए। सामाजिक सुधार, शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाना, जाति भेद, लैंगिक असमानता आदि को मिटाना। इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि सामाजिक में सुधार लाया जाए। समाज में जो भी चल रही है मतभेदें चल रही हैं जाति के बीच में, लिंग के बीच में, उसे मिटाना था। लड़कों लड़की में भेद पेरेंट्स कर रहे हैं, लड़कियों की स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, लड़कियों को बहुत सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की सोच बदला जाए। इसका मेन उद्देश्य ये था कि लड़कियां भी आगे बढ़ें, लड़कियां भी अपना हर क्षेत्र में करियर बनाएं। प्रमुख विशेषता और अनुशंसाएं क्या थी? समान शिक्षा प्रणाली, हर बच्चे को समान शिक्षा मिले बिना भेदभाव के, एक ऐसा हर बच्चे को समान शिक्षा मिले, एक ऐसा कॉमन स्कूल सिस्टम हो जिसमें अमीर गरीब शहर गांव के सभी बच्चे साथ पढ़ें, सभी बच्चों को साथ पढ़ने का अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए एक अलग स्कूल बनी है, गरीब के लिए एक अलग बनी है, नहीं, सभी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे साथ में पढ़ सके। 10+2+3 की संरचना की सिफारिश की गई। इसका मतलब ये है कि 10 साल 1 से 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए सेम हो कि हाँ बच्चे जो हैं 1 से 10 साल तक वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही वे 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे। 2 साल 11वीं और 12वीं के लिए बनाई गई थी, 3 साल स्नातक के लिए बनाई गई थी। 3 भाषा फार्मूला को भी यूज किया गया था। 3 भाषा फार्मूला क्या था? यह भाषाई विविधता को सम्मान देने और राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने के लिए था, कि जो राष्ट्रभाषा है, जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसे भी सम्मान देना सिखाया गया। सभी छात्रों को ये 3 भाषाएं जरूर सीखनी चाहिए। पहले उनको मातृभाषा जो है वो आनी चाहिए,
या क्षेत्रीय भाषा भी उसे बोल सकते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर जो बच्चे बिहार के हैं तो उन्हें भोजपुरी आनी चाहिए, किसी को हिंदी आनी चाहिए, किसी को मराठी, जब मराठी है तो मराठी आनी चाहिए, तमिलनाडु से तमिलनाडु आनी चाहिए। तो ये होता है उनकी क्षेत्रीय भाषाएं, तो उस पर ध्यान दिया गया। फिर हिंदी, हिंदी को भी इसने बहुत महत्व दिया गया। जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है उस क्षेत्र में भी हिंदी बोली जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। अंग्रेजी, जहां पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, जहां के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वहां पे भी अंग्रेजी को लागू किया जाए, सभी बच्चे अंग्रेजी जाने। शिक्षा में ज्ञान और तकनीक पर जोर, शिक्षा में ज्ञान और तकनीक पर जोर दिया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्कूल में विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं एक वैज्ञानिक बन सके। इसलिए या विज्ञान के रूप में विज्ञान में उनकी रुचि हो, या वो आविष्कार से रिलेटेड काम कर सके। इसलिए विज्ञान को भी शिक्षा में, स्कूलों में जोड़ा गया। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थान और कॉलेज स्थापित किए जाए। जो तकनीकी शिक्षा है उसको देने के लिए बहुत सारे संस्थान खोले जाए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोले जाए, बहुत सारे ब्यूरो खोले जाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले जाए, स्थापित किए जाने चाहिए। कॉलेज, स्कूल, ब्यूरो, इंस्टीट्यूशन। शिक्षकों की स्थिति में सुधार, शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करना, शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें जैसे बीएड है तो उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सीटेट करवानी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ कैसे भी शिक्षकों की बहाली कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की जो स्थिति है उसे सुधार करना चाहिए। उन्हें उचित वेतन, सम्मान और सुविधाएं देना, उन्हें उचित वेतन, सम्मान और सुविधाएं देना ताकि वे प्रेरित रहें। उचित वेतन देना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान देना चाहिए, सुविधाएं देना चाहिए ताकि वो प्रेरित होकर बच्चों को पढ़ाएं, खुशी से बच्चे को पढ़ाएं। अगर मान लो कि टीचर की वेतन कम रखेंगे तो टीचर का मन थोड़ी लगेगा पढ़ाने में, इसलिए उनको उचित वेतन दिया जाए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बिना महिलाओं को कभी भी देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला थी उनको ही बाहर निकाला जाए पढ़ने के लिए, वो भी अपना करियर अपने हिसाब से, अपने पसंद के अनुसार चूज कर सके। नैतिक और सामाजिक शिक्षा, बच्चों में चरित्र निर्माण, अनुशासन, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता आदि मूल्य को विकसित करना। बच्चों को चरित्र निर्माण सिखाया जाए, अनुशासन में रहना सिखाया जाए, ईमानदारी, सहयोग सिखाया जाए, सहनशीलता सिखाई जाए, ताकि बच्चों का होलिस्टिक पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, पूरी तरह से विकसित हो बच्चे। ऐसा नहीं है कि बच्चे एक लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें समाज में रहना ही नहीं आ रहा है, समाज में बोलना ही नहीं आ रहा है, कैसे अनुशासन को मेंटेन करना है, कैसे रहना है, उनको यही नहीं ज्ञान है। तो ऐसे नहीं, हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े। धार्मिक सहिष्णुता को शिक्षा का हिस्सा बनाना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल बनाई गई। शिक्षा सूची को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची वो होता है कि जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं। जैसे शिक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ अपना अलग कर रही है और राज्य सरकार कुछ अपना अलग किए जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की सहमति से कार्य होना चाहिए, ताकि जो शिक्षा की व्यवस्था है अच्छा हो सके, क्योंकि पूरे राष्ट्र में लागू करना है, ऐसा नहीं कि एक राज्य में लागू करना है। चलिए हम लोग देखते हैं नीति का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें समस्याएं क्या थी हम लोग देखते हैं और विवरण उसका देखते हैं। असमानता थी, शहरों और गांवों में शिक्षा की सुविधाओं में बहुत अंतर था। शहर में जो शिक्षा थी, व्यवस्था थी, बहुत ही विकसित हो गई थी, बट अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र थे अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए थे। समस्या क्या थी? संसाधनों की कमी, संसाधन नहीं थे। स्कूलों में भवन, शिक्षक, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालयों की कमी थी। अच्छे शिक्षक भी नहीं थे, वहां पे ट्रेन टीचर भी नहीं थे। स्कूलों की जो भवन था वो भी अच्छे रूप में नहीं था। लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं थे सेपरेट। भाषा की नीति पर विवाद, भाषा पर ही विवाद चल रहा था। कई राज्यों में 3 भाषा फॉर्मूला का विरोध किया गया। खासकर तमिलनाडु ने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया। हिंदी का वो नहीं चाहता था तमिलनाडु की इतना महत्व दिया जाए, इसने जमकर विरोध किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, नीति अच्छी थी लेकिन कई जगहों पर इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। बहुत जगह की जो नीति थी
लागू नहीं किया गया, नहीं सक्सेस हुआ। इस नीति का प्रभाव क्या हुआ, क्या पड़ा, ये जो नीति थी जब लागू हुई तो इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग देखेंगे पहले कि अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में एक चित दिशा और रूपरेखा मिली, मतलब एक ही तरह की शिक्षा की व्यवस्था बनाया गया, जैसे एनसीईआरटी, आईसीआई बोर्ड, तो एक ही तरह के यहाँ की एनसीईआरटी जितने भी स्कूल हैं उसमें एनसीईआरटी की बुकें चलेंगी हर जगह। तो ये क्या हुआ, एक चित मतलब एक तरह की शिक्षा प्रणाली बनाया गया, पूरे देश में शिक्षा प्रणाली का ढांचा एक जैसा हो। साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर रुचि बढ़ी, साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, बच्चे साइंस में इंटरेस्ट दिलाने लगे, टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट खोले जा चुके थे। महिला शिक्षा पर जोर देने से लड़कियों के स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई। जब महिला शिक्षा पर जोर दिया गया तो क्या हुआ, लड़कियां, बहुत सारे पेरेंट्स जो थे बच्चियों का नाम लिखवाने लगे, जिससे कि नामांकन में वृद्धि हुई। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस नीति की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है। नीति का समरूप कार्यान्वयन नहीं हो पाया, कई अनुशंसाओं को राज्य सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मतलब केयरलेस, नहीं इतना कोई जरूरी नहीं है, अपने मन की मौजी किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता की शिक्षा अभी भी चुनौती बनी रही है। हम लोग अब देखते हैं कि इस नीति का निष्कर्ष क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत में शिक्षा व्यवस्था को नया आकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, तो ऐतिहासिक कदम था कि शिक्षा में सुधार लाया गया और मतलब कुछ सुधार आया भी इससे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह राष्ट्रीय एकता, समानता, गुणवत्ता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा से जुड़ती थी। इससे राष्ट्रीय में एकता आई, समानता भी आई, गुणवत्ता में सुधार आई, इससे नैतिक मूल्य भी बढ़े। लेकिन बहुत कुछ इसमें भी कमियां रह भी गई थी, हर जगह लागू नहीं हो पाई थी। हालांकि इसकी कई बातें पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, लेकिन यह नीति आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था की नींव बन गई थी। इसके बाद 1986 की पॉलिसी बनी, जिसमें पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाया गया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि ये नीति क्या थी। फिर 2020 में नई शिक्षा नीति आई, जिसमें एनईपी 1968 की कई मूल बातों को फिर से दोहराई गई, मतलब बहुत सारे जो बात थे उसमें फिर दोहराई भी गई और उसमें कुछ सुधार भी लाया गया जहाँ पे जो कमियां रह गई थी। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाती रहूं। थैंक्स अ लॉट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।